नमस्कार दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और जिसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है कि अगर आप भी हाई कोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट पद पर जॉब करना चाहते हैं, लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप सभी लोग जरूर इस फॉर्म को लगाएं दोस्तों। तो आज के क्लास के अंदर हम आपको आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लाइब्रेरी मूवमेंट। लाइब्रेरी मूवमेंट का मतलब होता है पुस्तकालय का आंदोलन। तो आज हम जानेंगे कि हमारे भारत देश के अंदर लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, किन किन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, इस आंदोलन का क्या उद्देश्य रहा था, कितने लोग जो है इस आंदोलन से समर्पित थे, बाहर से कौन लोग जो है आंदोलन को संभालने के लिए आए, जब ये आंदोलन हुआ था उसके बाद जो है लाइब्रेरी को लेकर लोगों के दिमाग में कौन कौन से प्लान चल रहे थे, लाइब्रेरी के विकास के लिए क्या क्या चीजें हुई थी दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो पहली क्लास है जिसका नाम है लाइब्रेरी मूवमेंट। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो अपडेट होती है पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है अपडेट यहाँ पर मिल जाती है और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और अगर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो फ्री कंटेंट है वो फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। देखिए दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो ये पहला जो फेज होगा जिसमें रिटन एग्जाम होंगे, इस रिटन एग्जाम के अंदर आपके 50 सवाल होंगे। 50 सवाल का जो ये सिलेबस दिया है 6 यूनिट, इस सिलेबस के अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पुस्तकालय आंदोलन। तो पुस्तकालय आंदोलन क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार भारत के अंदर लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत के अंदर पुस्तकालय का विकास कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन पृष्ठभूमि, एंशिएंट एंड मिडिवल बैकग्राउंड, यानी प्राचीन काल में भी लाइब्रेरी का अस्तित्व था। तो लाइब्रेरी का अस्तित्व कहाँ पर था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल के अंदर भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे महा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के केंद्र थे। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल के टाइम भारत के ये 4 बड़े जो है विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें पहला है नालंदा, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है विक्रमशिला और चौथा है वल्लभी। ये 4 बड़े जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी प्राचीन काल के अंदर। तो प्राचीन काल में जब ये यूनिवर्सिटी थी तो वहां पर भी उस समय क्या थे दोस्तों, लाइब्रेरी थी वहां पर भी, क्योंकि पुराने जमाने में जो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियां जो लिखी जाती थी उनको रखरखाव के लिए या राजा महाराजाओं का जो इतिहास है, राजा महाराजाओं की उपलब्धियों को रखरखाव के लिए इन यूनिवर्सिटी में भी वहां पर लाइब्रेरी हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में ध्यान रखना है कि मुगल काल में शाही पुस्तकालय यानी इंपीरियल लाइब्रेरीज का चलन था। जब भारत के ऊपर जब मुगलों ने आक्रमण किया था, जब मुगल यहाँ पर आए थे तो मुगल काल के अंदर भी वहां पर लाइब्रेरी हुआ करती थी, पुस्तकालय हुआ करते थे। बाबर से लेकर शाहजहां तक सभी को पुस्तकों का शौक था। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, तो चाहे वो बाबर हो, चाहे उसके बाद हम उसका जो आगे से आगे जो बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर हम कह सकते हैं शाहजहां, ये जितने भी मुगल राजा थे ये भी जो है किताबें पढ़ने का शौक रखते थे और अपनी क्या कह सकते हैं कि अपनी उपलब्धियों को जो है रखरखाव के लिए अपनी उपलब्धियों जो है जो भी उनके अचीवमेंट थे या उपलब्धियों को एक रिकॉर्ड के रूप में रखते थे। फिर हम बात करते हैं आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी प्राचीन काल में क्या था, फिर हमने मध्यकाल में, मुगल काल में। अब हम बात करते हैं आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत जब ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों का राज चल रहा था भारत के अंदर, तब हमारे यहाँ पर आधुनिक पुस्तकालय क्या कह सकते हैं आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1836 में। यह भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की दिशा में पहला बड़ा कदम था। अगर हम बात करते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी, और भारत में पब्लिक लाइब्रेरी को विकसित करने का यह पहला क्या था, बड़ा कदम था। बाद में 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, 1902 में। तो 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत इसे इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था, ठीक है ना। तो 1902 तो सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन आए थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट लगाकर इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों, इंपीरियल लाइब्रेरी कर दिया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी 1903। देखिए लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से इसे जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है ना। तो पहले क्या था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नाम क्या पड़ गया था, क्या नाम हो गया था, इंपीरियल लाइब्रेरी हो गया था। फिर लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से इनको 1903 के अंदर पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया था। यही पुस्तकालय स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता मतलब भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947। 1947 के बाद भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में बना था, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में। फिर इसके बाद इसमें इंपीरियल एक्ट लागू करके इसको नाम दे दिया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी। फिर देश आज़ाद हो गया था, फिर इसको नाम दे दिया गया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी। और एक ध्यान रखना आपको कि ये भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, कलकत्ता के अंदर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का स्वर्ण काल, मतलब भारत के अंदर जो लाइब्रेरी मूवमेंट जो है, ये लाइब्रेरी मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किन लोगों ने जो है सबसे पहले सपोर्ट किया था। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का स्वर्ण काल, बड़ौदा राज्य का योगदान सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन का जनक महाराजा शिवाजी गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा को माना जाता है। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल ये बनता है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत बड़ौदा शहर से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों, बड़ौदा शहर से हुई थी। और उस समय बड़ौदा के जो महाराजा थे, महाराजा का नाम था शिवाजी गायकवाड़ तृतीय। क्या नाम था दोस्तों, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन, पुस्तकालय आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये पुस्तकालय आंदोलन कब हुआ था, 1910 में हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1910 में हुई थी। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी, आपके ध्यान रखना है 1910 से। कब हुई थी दोस्तों, 1910 से हुई थी। तो 1910 में महाराजा शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा में मुफ्त अनिवार्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन यही जानेंगे कि भारत के अंदर जो है पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत करने वाला महाराजा कौन था, तो वो महाराजा का नाम है शिवाजी गायकवाड़ तृतीय था। और ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था, बड़ौदा राज्य में 1910 में हुआ था। और जहाँ पर मुफ्त अनिवार्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत की, ताकि वहाँ पर फ्री में यानी फ्री एंड कंपल्सरी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम वहाँ पर महाराजा के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक चर्चित व्यक्ति है जिसका नाम है W.A. बॉर्डन। W.A. बॉर्डन जो अमेरिका के हैं, और वहाँ पर जिसे हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा मेलविन डिवी, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम यानी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है मेलविन डिवी। जो मेलविन डिवी के क्या दोस्तों, ये शिष्य है। तो W.A. बॉर्डन कहाँ पर है दोस्तों, W.A. बॉर्डन जो है अमेरिका से है। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से है। और जो पुस्तकालय आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जो जनक है मेलविन डिवी,
ठीक है ना, उनके क्या है दोस्तों, मेलविन डीवी के शिष्य हैं। क्या है, ये शिष्य हैं। तो महाराजा ने अमेरिका से मेलविन डीवी के शिष्य W.A. बॉर्डन को भारत बुलाया था। ठीक है ना, तो महाराजा ने कहा कि भाई आंदोलन काफी सक्सेसफुल हो गया था। अब आंदोलन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन इस लाइब्रेरी के सिस्टम को संभालने के लिए जो है महाराजा ने W.A. बॉर्डन को अमेरिका से यहाँ पर बुलाया था। और W.A. बॉर्डन कौन थे, मेलविन डीवी के शिष्य थे। कौन थे दोस्तों, मेलविन डीवी के शिष्य थे, जिन्हें बड़ौदा में पुस्तकालय योजना का निदेशक बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले W.A. बॉर्डन आए और W.A. बॉर्डन को क्या बनाया था दोस्तों, ये वह निदेशक बनाया गया था। इन्होंने भारत में पहला पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया था। मतलब सबसे पहले जो है फर्स्ट लाइब्रेरी ट्रेनिंग, मतलब जैसे ही W.A. बॉर्डन बड़ौदा में आए थे, बड़ौदा में आकर उन्होंने कहा कि भाई लाइब्रेरी तो हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन लाइब्रेरी को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, स्किल तो सिखानी पड़ेगी लोगों को। तो ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने, ध्यान रखना, फर्स्ट लाइब्रेरी ट्रेनिंग जो कोर्स है भारत के अंदर, तो ये ट्रेनिंग कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया था, W.A. बॉर्डन के द्वारा शुरू किया गया था। कहां पर, बड़ौदा शहर में शुरू किया गया था। ठीक है, बड़ौदा शहर के अंदर उसके बाद फिर शुरुआत होती है डॉक्टर S.R. रंगनाथन का युग। फिर डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जिसे भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक क्यों कहा जाता है, उन्होंने फिर पुस्तकालय को जो है, पुस्तकालय को विकसित करने के लिए, पुस्तकालय को किस प्रकार से संचालन करना है, पुस्तकालय के अंदर किताबों को व्यवस्थित करने के लिए जो है एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया। फिर उन्होंने कैटलॉगिंग कोड का भी निर्माण किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जो है डॉक्टर S.R. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को वैज्ञानिक और कानूनी रूप देने का श्रेय डॉक्टर सियाली रामा अमृत रंगनाथन को जाता है। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर S.R. रंगनाथन की फुल फॉर्म है। कई बार बच्चे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है S.R. रंगनाथन की फुल फॉर्म क्या है। S का मतलब होता है सियाली, तो आपको पता है सियाली क्या है दोस्तों, उनके गांव का नाम है। क्या नाम है, गांव का। मद्रास के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सियाली। तो S का मतलब सियाली राम अमृत रंगनाथन को जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आंदोलन काफी सक्सेसफुल हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन इस आंदोलन को वैज्ञानिक और कानूनी रूप से देने का जो श्रेय है डॉक्टर S.R. रंगनाथन को जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जिसे हम कहते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1928 में प्रतिपादित, यानी इस किताब का प्रतिपादन कब हुआ था, 1928 में। तो मैं आपको सबसे पहले एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है दोस्तों, इट इज ए फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। ये क्या है दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब है। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, कि इनमें से डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है। ये पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो इस किताब को सबसे पहले 1928 में प्रतिपादित हुआ था और 1931 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। 2 तरह के सवाल बनता है। इस किताब का प्रतिपादन हुआ था 1928 में, ठीक है, लेकिन इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में। इस किताब को प्रकाशित किया गया था। इसने आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। इस किताब ने आंदोलन को एक नई दिशा दी। आंदोलन के अंदर जो भाग लेने वाले जो लोग थे, उन लोगों को इस किताब के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और ये 5 जो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है, 5 नियम है, जिनसे लोगों को पता चला कि लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाए। ये 5 नियम क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से हमें यूजर के साथ डील करनी है, नए नए पाठक के साथ अपन को व्यवहार करना है, ये सारी बातें जो है ये डॉक्टर S.R. रंगनाथन की पहले किताब के अंदर बताई गई है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकालय कानून, यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन।
फिर उन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अगर आपको लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करना पड़े तो लेकिन सबसे पहले हर राज्य के अंदर लाइब्रेरी एक्ट लागू करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय अधिनियम या पुस्तकालय विधान। क्योंकि जब लाइब्रेरी एक्ट, जब किसी चीज का कानून बन जाता है ना, तो उसके बाद जो है वो अपना आप सारी चीजें जो है प्रक्रिया में आ जाती हैं। तो फिर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय कानून बनाने के बारे में सोचा। रंगनाथन जी का मानना था कि बिना कानून के, ठीक है ना, बिना कानून के पुस्तकालयों का विकास नहीं हो सकता है। अगर प्रॉपर कानून नहीं बनेगा तो कभी भी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर एक बार कानून बन गया उसके बाद जो है हर साल जो है कि पुस्तकालय का विकास होता रहेगा। उनके प्रयासों से 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। तो वर्तमान में ध्यान रखना है कि 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। 19 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन सबसे पहले जो है कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था? वो हुआ था आपके 1948 में। और कौन से में? मद्रास राज्य में ये एक्ट लागू हुआ था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देश आजाद हो गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख मील के पत्थर, यानी आजादी के बाद जो है भारत आजाद हुआ था 1947 में। उसके बाद 1948 में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय मिल गया था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे लाइब्रेरी एक्ट बनने लगे थे अलग अलग राज्य के, और वर्तमान में 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट भी बन चुके हैं। उसके बाद जो है पुस्तकालय के प्रति समर्पित हुए और धीरे धीरे जो है नई नई लाइब्रेरीज खुलने लगी थी। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यानी दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में यूनेस्को के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला सवाल तो आपका ये बनेगा कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और इसकी स्थापना में किसका सहयोग था? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना में सहयोग था यूनेस्को के सहयोग से ये बनी थी। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद जो है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट को लागू बनाया था सरकार के द्वारा, जो है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 लाया गया था। इस एक्ट के तहत भारत के 4 राष्ट्रीय संजाल पुस्तकालय यानी डिपोजिटरी लाइब्रेरी, तो भारत के अंदर 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। कितनी है दोस्तों? 4 डिपोजिटरी। पहला तो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा है कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा है एशियाटिक, तीसरा कौन सा दोस्तों? एशियाटिक जो है लाइब्रेरी। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दूसरा है कोनामेरा, तीसरा एशियाटिक और चौथा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो जो 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को प्रकाशकों द्वारा हर किताब की एक प्रति मुफ्त देने अनिवार्य कर दिया, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या कहा था, एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। इसके तहत अगर भारत के अंदर कोई भी पब्लिशर एक नई किताब निकालता है तो उस किताब की एक एक कॉपी जो है इन 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में भेजना कंपलसरी है, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर भेजना जरूरी है। फिर 1956 में इसमें पत्रिकाओं को भी जोड़ा गया है। फिर 2 साल बाद संशोधन हुआ। उस संशोधन के बाद जो है इसमें जो है न्यूज़पेपर को भी जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके अंदर न्यूज़पेपर है, पीरियडिकल्स है, मैगजीन्स को भी जोड़ा गया था। फिर उसके बाद जो है बहुत सारी पुस्तकालय समितियां बनाई गई, बहुत सारे लाइब्रेरी कमेटी बनी, बहुत सारे लाइब्रेरी आयोग, पुस्तकालय समितियां और बहुत सारे लाइब्रेरी जो है आयोग भी बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिन्हा समिति, जिसे हम एडवाइजर कमेटी कहते हैं। ये स्पेशली लाइब्रेरीज के लिए बनाई गई। ये जो कमेटी है, ये कमेटी ध्यान रखना 1957 में बनी थी, लेकिन रिपोर्ट इन्होंने 1958 में प्रस्तुत की और सिन्हा के द्वारा जो है इसको जो है कमेटी का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद है कोठारी शिक्षा आयोग। क्या है दोस्तों? कोठारी शिक्षा आयोग जो है, जिसमें शिक्षा के बजट का 6 से 10% पुस्तकालय पर खर्च करने की सिफारिश की थी। और कोठारी आयोग आया था, इन्होंने कहा था कि भाई जितना भी बजट आता है उस बजट में से 6 से 10% जो है बजट जो है पुस्तकालय पर खर्च होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है पब्लिक लाइब्रेरी को सहायता के लिए भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी है,
एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है। उसी तरीके से ध्यान रखना है कि पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जो है सरकार के द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी RRRLF, और RRRLF की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। तो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है RRRLF की स्थापना 1972 में कहां पर, कलकत्ता में, और किस विभाग के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति विभाग के अंतर्गत जो है RRRLF की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो आजादी के बाद ये प्रमुख कार्य किए गए थे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, जिसको 2006 में पारित किया गया था। ये कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का 19वां राज्य है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके छत्तीसगढ़ में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो लागू हुआ था आपके 2008 में। कब लागू हुआ था दोस्तों, 2008 में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस टॉपिक की शुरुआत की है। अगले वीडियो के अंदर और भी इस टॉपिक से संबंधित हम चीज़ें आपसे जो है चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है उससे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके आंसर दीजिए। पहला सवाल है दोस्तों, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया था। तो ध्यान रखना किस वक्त मिला दिया था, 1902 के अंदर लॉर्ड कर्जन के जो है द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सियाजी गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा में मुफ्त अनिवार्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष की थी दोस्तों, ये की थी 1910 में, क्योंकि 1910 में ही पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत 1910 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में पहला पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने वाला W.A. बॉर्डन किसके शिष्य थे। W.A. बॉर्डन को बुलाया था बड़ौदा शहर में, वो किसके शिष्य थे, वो शिष्य थे आपके मेलविन डेवी। और मेलविन डेवी कहाँ के रहने वाले दोस्तों, अमेरिका से हैं। और बड़ौदा के राजा शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने W.A. बॉर्डन को बुलाया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इन्होंने प्रकाशन वर्ष पूछा, तो इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में। और किसके द्वारा दोस्तों, ये प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन के प्रयासों से 1948 में पारित हुआ भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम कौन सा हुआ। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने एक्ट बनाने की बात की थी। कौन से राज्य में पहला एक्ट बना था, वो एक्ट बना था आपके मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय जो एक्ट है ये 1948 में सबसे पहले बना था। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किस प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये हुई थी यूनेस्को के साथ। किसके साथ दोस्तों, यूनेस्को के साथ सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो 1954 में आया था, इसके तहत किस वर्ष संशोधन करके पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर्स को जोड़ा है। तो 2 साल बाद जो है इसका क्या हुआ दोस्तों, संशोधन हुआ था। 2 साल बाद इसका संशोधन हुआ था। फिर हम बात करते हैं किस आयोग या समिति ने शिक्षा बजट का 6 से 10% पुस्तकालयों पर खर्च करने की जो है सिफारिश की थी, वो था कोठारी एजुकेशन आयोग। तो कोठारी शिक्षा आयोग जो है कब आया था, 1964 में आया था। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की उन्होंने, 1967 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कोठारी शिक्षा आयोग की। ठीक है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पर पारित हुआ, ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय 1906 में, जो ये हमारा 19वां राज्य बना था। 2006 में राजस्थान सार्वजनिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था। और आपको परीक्षा के अंदर आपका पूछ सकता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कब एक्ट लागू हुआ था, 2008 में एक्ट लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाइए, कंटेंट में जाइए। यहाँ पर आपका एक फोल्डर बना हुआ है,
हाई कोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट 2026 का ये फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रंथपाल। अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपका जो ये कंप्लीट सिलेबस है 2999 में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरा कर लो, क्योंकि अगर प्रॉपर सिलेबस आपका होगा तो समझ लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। इसलिए लिखिए, सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, और हम आपको पूरा जो है बाइलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट भी दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हमने आपके लिए अभी राजस्थान में शानदार रिजल्ट दिया था। इतने सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से रिजल्ट में सिलेक्शन हुए उनको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप हमारे साथ पीवाई क्वेश्चन या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की किताब मंगाना चाहते हो घर बैठे, तो घर बैठे मंगाने के लिए आप वेबसाइट है हमारी OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये क्लास कैसी लगी है एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।